Hello friends, I am Hardik Sheta from सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। 11th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो कि या तो आप देख सकते हो या तो आप फील कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आपको अपना खुद का एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना पड़ेगा जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को इमेजिन करोगे। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मूविंग ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर जैसे कई फिनोमिनन के लिए अपने माइंड में खुद का एक वीडियो बनाओगे। जैसे मैं अगर बोलूँ कि हार्दिक सर रास्ते पे साइकिल लेके जा रहे थे, तो आप अपने माइंड में ऑलरेडी वीडियो बना चुके होंगे। एक साइकिल दिखेगी, ऊपर हार्दिक सर बैठे हैं और वो जा रहे हैं। सेम वैसे अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो आपको उसके लिए भी अपना एक खुद का वीडियो बनाना है। तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड का स्टार्टिंग अगर अच्छा रहा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सफ़र अच्छा रहेगा। सो गाइज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट बेसिक थिंग, व्हाट इज़ चार्ज। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन जनरेट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। वैसे तो चार्ज को डिफाइन करना मुश्किल है, बट यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, इट कैन जनरेट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब जो पार्टिकल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर सकता है या तो फील कर सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज। ओके, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको पता चलेगा चार्ज कैसे डेवलप होता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बाय एक्सपेरिमेंट्स वी केम टू नो दैट। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं, जैसे रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर, रबिंग ऑफ सिल्क विथ प्लास्टिक रोड। तो इन सब से हमें तीन चीज़ें पता चली। कौन कौन सी? तो फर्स्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकेंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड, इक्वल अमाउंट ऑफ अनलाइक चार्जेस कैन नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। अब ये थर्ड पॉइंट है कि इक्वल अमाउंट ऑफ अनलाइक चार्जेस कैन नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट हमें कैसे पता चला। तो हम ये एक एक्टिविटी देख लेते हैं। सपोज़ मेरे पास है एक ग्लास रोड और एक है सिल्क। अगर दोनों को मैं रब करूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब सिल्क के पास। अब सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो ग्लास रोड क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। बट अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊं और वापस सेपरेट कर दूं तो ये दोनों की इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स है वो नलीफाई हो जाती है। उसके बाद ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी नहीं करते, ना तो सेंस करते हैं। इसीलिए हमें थर्ड पॉइंट पता चला, इक्वल अमाउंट ऑफ अनलाइक चार्जेस कैन नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही नाम क्यों दिए? नॉर्थ साउथ भी तो दे सकते थे, जैसे हम मैग्नेटिक्स में देते नॉर्थ पोल साउथ पोल। बट यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि इफ़ वी ऐड टू पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव, if we add a positive number to a negative number of same magnitude, the answer will be 0। और हमें यही तो चाहिए था कि दो ऑपोजिट और इक्वल अमाउंट का चार्ज है वो एक दूसरे की इफेक्ट नलीफाई करते हैं, मतलब टोटल चार्ज होना चाहिए 0। इसलिए नाम दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब किसको पॉजिटिव देना, किसको नेगेटिव नाम देना, वो हम पे डिपेंड कर रहा था। तो हमने बाद में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव। अगर हम पहले से ही इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव लेते और प्रोटॉन को नेगेटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिजिक्स के कोई रूल में कोई चेंज नहीं आता।
ओके चलो हम ये देख लेते हैं कि ये चार्ज जनरेट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बाय फ्रिक्शन जनरेट करते हैं तो ये इफ़ेक्ट को बोला जाता है ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट को बोलेंगे ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक एफिनिटी सीरीज़ है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ है, उसका एक पार्ट लिया है जिसमें है एम्बर, वुड, कॉटन, ह्यूमन स्किन, सिल्क, कैट फर, वूल, ग्लास, रैबिट फर। ये एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन दिखाता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास दो सैंपल कौन से थे, एक था सिल्क और एक था ग्लास। दोनों में एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, सिल्क की, इसलिए सिल्क क्या बना, नेगेटिव, और ग्लास क्या बना, पॉजिटिव। यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है। तो जब भी चार्ज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाएगा, हम ये सोच के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब ये इफ़ेक्ट्स के लिए हम कुछ और भी देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो ये रबिंग से चार्ज कैसे जनरेट होता है। सपोज़ मैं ये जो इंसान है उसके पैर ऐसे रब करूं तो इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन की वजह से हीट मिली और एनर्जी की वजह से वो बॉडी में आए। अब बॉडी में तो आए बट ये स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए वो ग्राउंड होना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं कोई मेटल चीज़ या कोई भी सरफेस को टच करूं, जैसे कि यहाँ पे ये भाई कर रहे हैं, ये चार्ज मूव हुआ टूवर्ड्स ग्राउंड, तो हमें ज़रा सा शॉक लगता है। ये सब ने भी फील किया हुआ होगा। ओके, सेकेंड थिंग देख लेते हैं कि सपोज़ मैं एक बलून है, उसको कोई एक वूल का कपड़ा है जिसके साथ मैं रब करूं, तो क्या होता है, बलून रबर से बना हुआ होता है। ओके, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, तो बलून है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। अब बलून ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो वूल क्या बन गया, पॉजिटिव। अब जैसे ही मैं बलून को छोड़ूं वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स वूल, तो एक जो गुब्बारा है वो कपड़े के साथ चिपका रहता है। यहाँ पे सबसे पहले दोनों में कोई चार्ज नहीं है। अभी कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, सब कुछ है बट इक्वल अमाउंट में है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये दोनों न्यूट्रल है। अगर चार्ज की वैल्यू कम रही तो देखना अट्रैक्शन भी कम रहेगा, वो वूल है वो धीरे धीरे मूव हो रहा है कपड़े की तरफ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिए तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया ताकि ये फटाफट वूल के साथ चिपक जाए। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय गोल्ड लीफ एक्स इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, तो अभी ये इस बात की चर्चा हम नहीं करेंगे। आप एक बार पढ़ लेना, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज इज़ कंजर्व्ड मतलब क्या, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम अगर बोले कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब क्या हुआ कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। एक बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हुई है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, हमने ना कोई चार्ज क्रिएट किया है ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय किया है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या बोलोगे आप, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें बाहर से ना कोई चार्ज आ सकता है ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जा सकता है, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस होगी, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। हमारे पास मेन 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा -e, प्रोटॉन का चार्ज रहेगा +e और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। उसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन है वो ना तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं ना तो सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे की ई क्या है,
तो ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब रहेगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो हमें फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज मिल सकता है उसको हमने नाम दे दिया है ई। और ई की वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद रखनी है ये वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक्चुअली इकट्ठा कैसे होता है? तो चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by small e। पहले ही हमने बोल दिया था स्मॉल e क्या था? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज अगर q है तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहेगा। और ई की वैल्यू हमें पता है क्या थी, फिर से रिपीट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन क्या है? एन इज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। एन की वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -1 हो सकती है, इवन 0 हो सकती है। 0 मतलब नो चार्ज। बट एन की वैल्यू 1.5, 1.3, -2.3 ये सब कभी भी नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स देख लेते हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ओके, उसमें से अप एंड डाउन देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसका कंस्ट्रक्शन अप एंड डाउन क्वार्क्स से बना हुआ है। अप क्वार्क्स का चार्ज रहेगा +2/3e और डाउन क्वार्क्स का चार्ज है -1/3e। अभी प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो प्रोटॉन है वो किससे बना हुआ है? तो उसका कंस्ट्रक्शन है UUD। अब UUD के हिसाब से हम चार्ज काउंट करें तो क्या मिल सकता है देखते हैं। +2/3e +2/3e -1/3, मतलब चार्ज मिल रहा है +e। और वही अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो उसका कंस्ट्रक्शन है UDD। चार्ज काउंट करते हैं +2/3e, डाउन क्वार्क्स का है -1/3e -1/3। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या मिलता है हमें? 0। अब यहाँ पे +2/3e हमने बोला और हमने आगे के स्टेटमेंट में ये भी बोला कि n की वैल्यू है वो एनी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 2/3। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर रखनी है कि कोई भी अकेला क्वार्क हमें नहीं मिला है। मतलब कोई भी क्वार्क इंडिपेंडेंटली हमें नहीं मिला है। ऑलवेज मिला है तो UUD फॉर्म में या तो UDD फॉर्म में। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी भी सही है। हो सकता है कि आगे जाके ये क्वार्क्स है वो इंडिपेंडेंट भी हमें मिले, तब जाके हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करना पड़े। अभी तक ये सब सही है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज में फर्स्ट हम देखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट है चार्ज का कूलम। तो कूलम मतलब क्या रहेगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। और इस हिसाब से उसका डायमेंशन क्या रहेगा? A1 T1। एम्पियर इंटू सेकेंड कैसे? क्योंकि I इक्वल टू क्या रहेगा? Q/T। देन Q इक्वल टू क्या रहेगा? I इंटू T। CGS यूनिट है ESU और SC। ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड SC स्टैंड्स फॉर स्टेट कूलम। अभी देखते हैं कूलम यूनिट जब रखा तो वो तो चार्ज का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज में मोस्ट बेसिक क्या है? तो चार्ज, क्योंकि चार्ज पहले था, जब वो फ्लो हुआ तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बना।
फिर भी ऐसा यूनिट सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलम है उसको फंडामेंटल यूनिट नहीं रखा, बट इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर है उसको रखा गया। क्यों? क्योंकि जब हमने चार्ज फाइंड किया उससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बन गया फंडामेंटल यूनिट। ओके, अप्रोक्सीमेट 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते तब बनाते -1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज है वो थोड़ा बड़ा यूनिट रहेगा यहाँ पे। तो 1 कूलम हमने क्यों सिलेक्ट किया? इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको क्यों 1 कूलम बोला? उसका भी तो कोई रीज़न होगा, अदरवाइज़ हम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो 1 कूलम बोल सकते थे। बट तब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि चार्ज कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, बट हम इलेक्ट्रिक करंट इजीली मेज़र कर सकते थे, इलेक्ट्रिक करंट इजीली समझ सकते थे, यूज़ भी कर रहे थे। तो 1 कूलम की डेफिनेशन भी वहीं से स्टार्ट हुई। कहाँ से? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पियर, उसी की हेल्प से बनी है डेफिनेशन देख लेते हैं। The quantity of charge that passes through the cross section of an electrical conductor carrying 1 ampere current for 1 second is known as 1 कूलम। वैसे ये यूनिट बना 1 कूलम, और 1 कूलम हमें बाद में पता चला कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? दिस मच इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड चार्ज। अदर यूनिट में देखते हैं फैराडे, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं मोस्टली, फिज़िक्स में ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? 1 फैराडे चार्ज। रिलेशंस देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। 1 कूलम इक्वल टू क्या रहेगा? 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम, और 1 फैराडे मतलब कितना चार्ज रहेगा? 96485.33289 अप्रोक्सीमेट कूलम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग मतलब क्या? कोई भी चार्जलेस बॉडी है, सपोज न्यूट्रल बॉडी है, उसको चार्ज करना। तो हमारे पास उसके लिए 2 मेथड है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट और एक चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। तो 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। पहली जो मेथड है वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है 1.4, और डायग्राम भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये सारे डायग्राम्स है, आप वहाँ पे भी साथ में रख के ये सब टैली कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 स्फीयर नज़र आ रहे हैं, एक को हमने नाम दिया है ए, दूसरे को बी। ये 2 स्फीयर है, दोनों इनिशियली न्यूट्रल थे, मतलब दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं था। ये 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है, उसको आप एज्यूम करो कि हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ताकि जो चार्ज जनरेट होने वाला है वो ग्राउंड के साथ सीधा कांटेक्ट में ना आए। अब ये दोनों स्फीयर चार्जलेस है, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, बट इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है। तो ओवरऑल ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, हम समझ सकते हैं। सपोज ये चार्ज बॉडी है, उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। सपोज ये न्यूट्रल बॉडी थी, बट हमने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये क्या बन जाएगी? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से एंटर कराए तो फिर ये बॉडी बनेगी नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि हम चार्जिंग कैसे करें इनका। तो डायग्राम ए में हमें दिख रहा है कि दोनों स्फीयर है वो कांटेक्ट में है। डायग्राम बी में देखते हैं कि हमने कोई एक ऐसा रोड नज़दीक लेके आए जो नेगेटिवली चार्ज था, ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज था। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी मूव नहीं हो सकते, बट ये जो 2 स्फीयर है जिसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव था, उसमें से नेगेटिव जो पार्टिकल्स है वो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्स होके इधर आ जाएंगे। अब नेगेटिव पार्टिकल्स चले गए तो ये वाला पार्ट है वो क्या बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं कि ये दोनों स्फीयर को हम सेपरेट कर दें। यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में थे,
अब अगर मैंने ये रोड है उसको अभी मैंने रिमूव कर दिया, तो ये कांटेक्ट में होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव फिर से मिल जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। बट हमें तो उनको चार्ज देना है एक्चुअली। तो हमने क्या किया, ये जो रोड है उसको हमने वहीं पे रखा और धीरे धीरे ये दोनों स्फीयर को हमने सेपरेट किया। अब सेपरेट किया तब की पोजीशन क्या है, तब भी ये रोड की इफेक्ट तो रहेगी। मतलब इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, हम ये जो रोड है उसको रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो ये एरिया में इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो गया और इधर पॉजिटिव बन गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इन दोनों को उतना दूर लेके जाए कि जो ये अट्रैक्शन की इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमने क्या किया, दोनों स्फीयर को कुछ ज़्यादा ही हमने सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा, अट्रैक्शन की इफ़ेक्ट तो मिनिमाइज हो गई, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑल ओवर बॉडी में फैल जाएगा, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है वो भी ऑल ओवर बॉडी में फैल जाएगा। मतलब हमने दोनों स्फीयर को चार्ज कर दिया। और ये कौन सी प्रोसेस से किया, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, क्योंकि ये दोनों स्फीयर को हमने इनिशियली कांटेक्ट में रखा था। तो एक दूसरी मेथड देख लेते हैं, चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। हमने पहले क्या किया था, दो स्फीयर को कांटेक्ट में रख के चार्ज जनरेट किया, ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दिया, ईजी था। अब एक ही स्फीयर है हमारे पास, कंडक्टिंग स्फीयर एक है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। अब उसको चार्ज करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। सपोज ये जो स्फीयर है उसको मैं चार्ज करना चाहूँ। अब इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में है ताकि ये न्यूट्रल रह सके। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, एक ऑलरेडी चार्ज रोड था उसको मैं नज़दीक लेके आया। तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रॉन है वो अदर साइड चले गए। इलेक्ट्रॉन इधर चले जाने की वजह से इधर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि इस तरफ का पार्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरफ का नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल को हमें सेपरेट करना है। पहले इजी था, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुए थे वो दोनों अलग अलग स्फीयर पे हुए थे। पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुए थे वो दोनों अलग अलग स्फीयर पे हुए थे। तो हमने क्या किया था, जस्ट दो स्फीयर को सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पे तो एक ही स्फीयर है, अब ये स्फीयर को काट तो सकते नहीं, हमें किसी भी तरह यहाँ से कोई एक टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप में देखो क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिवली चार्ज वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक वायर से, कंडक्टिंग वायर से हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब आप जब आगे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर तब आपको पता चलेगा कि ग्राउंड है उसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की, और इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड होना चाहेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होके किधर जाएंगे, ग्राउंड में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड हो गए। अब इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो ग्राउंड हो गया, तो स्फीयर पे क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। देखो अभी भी हमने वो रोड को उधर ही रखा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है वो आपको इधर ही देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं ये रोड को रिमूव करूँ तो क्या होगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल ओवर दिस स्फीयर फैल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये स्फीयर को चार्ज किया विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट।